स्वागत है सभी देशवासियों का। आज का टॉपिक है कि क्या सीज फायर का जो डिसीजन है वो इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है या डिप्लोमेटिक मिस्टेक है। इसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के पूरे गहराई में जाएं, इसके लिए यह जरूरी है यह समझना कि जो हमारा एनिमी कंट्री है यानी पाकिस्तान के संबंध में पहले हमको जानना पड़ेगा कि वहां के इंटरनल जो स्थिति है वो क्या है, ताकि आकलन करें कि उन जो हमारा एनिमी है उनकी क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका इंटरनल जो डिवीजन है वहां किस तरीके से सरकार के विरुद्ध में प्रोटेस्ट हो रहा है, साथ ही किस तरीके से चाइना के इंटरवेंशन के कारण भी वहां पर विरोध है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वेरियस जो ग्रुप्स है उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम लोग समझेंगे। हम लोग यह भी समझेंगे कि पाकिस्तान के तुलना में भारत का क्या स्ट्रेंथ है, भारत जब युद्ध विराम हुआ था उस समय किस स्थिति में था, अगर विनिंग स्थिति में था तो उस समय पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको अपने कंट्रोल में क्यों नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो उसके क्या आर्गुमेंट्स हैं, या जो कुछ एक्सपर्ट के द्वारा जो निगेटिव बताया जा रहा है वो क्या है, और युद्ध विराम के बाद भारत को क्या करना चाहिए, इस सारी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए यह जरूरी है कि आप यह जानिए कि पाकिस्तान में कितने प्रांत है और वहां के जो इंटरनल चैलेंजेस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वहां के मैप पर चलते हैं। यहाँ देखिए ये जो रीजन है इसको बोलते हैं बलूचिस्तान, ठीक है। ये जो रीजन है आपका इसको बोलते हैं सिंध, ये रीजन है पंजाब, ये रीजन है खैबर पख्तूनवा, ये रीजन है गिलगित बल्तिस्तान और ये है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब ये बलूचिस्तान से हम स्टार्ट करते हैं। जब ये कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली हो रहा था तब भी आप वहां देखे होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान एक साइड इंडियन फोर्सेस के साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उस स्थिति में भी जो वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फोर्सेस है वो इमरान खान के रिलीज की बात कर रहे थे। तो ये क्या स्थिति है, वहां का क्या इशू है, ये हमको अगले लोग समझे। ये देखिए बलूचिस्तान जो रीजन है ना, यहाँ पर आपका गैस फील्ड है, यहाँ पर आपका गोल्ड का खान है, यहाँ पर आपका अन्य तरीके का दूसरे तरीके का मिनरल रिसोर्स है। ये रीजन मिनरल रिसोर्स रिच रीजन है, यहाँ पर यानी कि मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है, लेकिन यह रीजन जो है आपका आप कह सकते हैं इस रीजन में पॉवर्टी है, गरीबी है, यानी सरकार यहाँ का जो रिसोर्सेस है इसका यूज करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह आर्गुमेंट है कि ये पैसा यहाँ का पैसा यूज करके पंजाब वाले रीजन को रीच किया जा रहा और यहाँ जहाँ रिसोर्स है वो गरीब रह जा रहा। तो इसके कारण से वहां के लोग का डिसकंटेंटमेंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ से सीपेक जो है आपका जो गदर पोर्ट तक गया है, तो जो आपका गिलगित बल्तिस्तान से जो आपका गदर पोर्ट तक जो गया है उस वहां प्रोजेक्ट बनने के कारण भी लोगों में डिसकंटेंटमेंट है। वहां के लोग का कहना है कि उसके कारण ह्यूज जो है एक जगह से दूसरे जगह लोग डिस्प्लेस हुए हैं, और वहां जो पहले पूर्व में फिशिंग करके जीविकोपार्जन करते थे वो भी प्रभावित हुआ। प्रोजेक्ट के कारण वहां के लोग को किसी भी प्रकार से कोई एडवांटेज नहीं है, यहाँ का रिसोर्स जो है चाइना के द्वारा यूज किया जा रहा, तो ये वहां उसके कारण वहां पर जो है प्रोटेस्ट होता है। दूसरा यहाँ जो आपका बलूच पॉपुलेशन है इस पर यह आरोप इन पर लगता है कि इनको ईरान, देखिए ये आप इस साइड देखिए यहाँ ईरान है, ये रीजन आपका अफगानिस्तान है, तो कहा जाता है कि बलूचिस्तान को इनडायरेक्टली ईरान और इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ऐसा सरकार का जो है आर्गुमेंट रहता है। यहाँ और भी विद्रोह जो है आप कह सकते हैं बहुत ही जोर से होता है, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है तो जो फोर्सेस है पाकिस्तान के जो आपका पुलिस फोर्सेस है या आर्म फोर्सेस बहुत ही स्ट्रिक्टली डील करते हैं, और जो है आपका इसके कारण प्रोटेस्ट और होता है। अभी रिसेंटली भी आप देखे होंगे कि एक ट्रेन को जो है वहां पर अगवा किया गया, तो यहाँ सरकार जो वहां की सरकार है उसके प्रति जो है एक डिसकंटेंटमेंट वहां पे है। अब हम लोग अगर दूसरे रीजन की बात करें, इनका खैबर पख्तूनवा वाला रीजन, इस्लाम में भी आपको पता है कि जैसे हिंदू में वेरियस जो है कास्ट है, तो वहां कास्ट तो नहीं है
लेकिन वहां भी ग्रुप्स बहुत है, उसमें जैसे सिया है, सुन्नी है, तो इस तरीके का डिफरेंसेस रहा। यहाँ आप देखिएगा खैबर पख्तूनवा वाला रीजन में यहाँ पश्तून का पॉपुलेशन है, और पश्तून के बारे में यह जो है यहाँ की सरकार, देखिए ये जो डोमिनेटेड एरिया पंजाब वाला, यहाँ सुन्नी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इनका ये रहता है कि ये जो आपका जो पश्तून लोग हैं, ये आपका अफगानिस्तान के साइड जो लोग हैं उनसे वो ज्यादा है, क्योंकि उनका उनसे अफगानिस्तान के इस साइड में पश्तून लोग हैं। तो इनका कहना है कि ये दोनों का जो है फेमिलियरिटी है, और ये आपस में जो है एक साथ रहते हैं और जो है एंटी गवर्नमेंट काम करते हैं, वो यहाँ पर है। उसी तरीके से जो खैबर पख्तूनवा के लोग हैं, उनका यह कहना है कि यहाँ से जो हाइड्रो वाटर जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा, उससे लोगों को विस्थापन हुआ है, कोई किसी तरीके का उनको यह बदले में कंपनसेशन नहीं मिला, और यहाँ का जीविकोपार्जन और जा रहा है। यानी वहां भी सेम इशू है कि गरीबी है, पॉवर्टी है, अशिक्षा है, और सरकार का वहां पर जो है किसी भी तरीके से समर्थन आप कह सकते हैं सपोर्ट उतना नहीं है जितना पंजाब सिंध वाले रीजन में है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें, गिलगिट बल्तिस्तान वाला जो रीजन है, यहाँ से सीपेक क्रॉस करता है, और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो सिया पॉपुलेशन है। आपको पता है सिया सुन्नी के विरुद्ध जो है प्रोटेस्ट आपस में इंटरनल डिफरेंसेस के कारण रहता है, तो गिलगिट बल्तिस्तान वाले रीजन में भी इनका प्रॉब्लम है। तो और यहाँ पर सीपेक क्रॉस होने के कारण यहाँ बहुत सारा इन्वायरमेंट डैमेज हुआ है, पर्यावरण को नुकसान हुआ है, वहां भी रोजगार को नुकसान हुआ। यानी तीन जो इनका प्रोविंस कह सकते हैं, तीन जगह पर आप देखें कि किस तरीके से वहां पर। दूसरा, यहाँ पर दो ग्रुप एक्टिव होता है, पाकिस्तान के अंदर भी तहरीके पाकिस्तान करके तालिबान करके ग्रुप है, जो पाकिस्तान में खुद टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देता है। यानी पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद से जूझ रहा है, और इसमें यह आरोप लगाता है ये अफगानिस्तान पे कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ग्रुप है वो तहरीके तालिबान को जो है रोक नहीं रहा। यानी यहाँ आप देखिए ईरान शामिल हो गया, किस तरीके से इंडिया शामिल हो गया, किस तरीके से अफगानिस्तान शामिल हो गया, तो इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस चीज को देखें तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कश्मीर का इशू, क्योंकि अगर हमको समझना है तो कश्मीर को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। कश्मीर को देखें, इसके पहले थोड़ा सा हम आपको पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान अभी आर्थिक स्थिति उसकी इतनी खराब है कि वो वहां के जो लोग हैं उनको देने के लिए, जो सैलरीड जो लोग हैं उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, जो सरकार सब्सिडी देती है उसको वो पेमेंट नहीं दे सकता, जब तक कि IMF का लोन नहीं स्वीकृत होगा, वो उनकी स्थिति है। जो वहां तेल आ रहे हैं, गैस आ रहे हैं, वो सारा जो इंपोर्ट हो रहा है, जो आयात हो रहा है, वो पैसा तभी पे कर पाएगा जब IMF से उसको बेल आउट होगा। जो अभी आप देखें कि कैसे 1.4 अरब डॉलर जो है लोन दिया गया है। तो ये उनकी आर्थिक स्थिति है। वहां रुपीज का डिप्रिसिएशन इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां लगभग 280-81 रुपए $1 के बराबर होता है। तेल वहां 250 रुपया लगभग मिलता है, और जहां पर तेल महंगा होगा तो आप समझ सकते हैं बाकी, क्योंकि जैसे ही तेल से सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और सारी जो वस्तुएं हैं चाहे खाने पीने का लेकर सब महंगा हो जाता है। तो गरीबी वहां पर बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये आर्थिक स्थिति जो है वहां पर है। और कहता है कि वहां जो पब्लिक डेप्ट है वो वहां का 70% पब्लिक डेप्ट जो है GDP का, आप इतना ऋण है वहां पे। दूसरा क्या है, यहाँ का जो अगर आप देखिएगा तो जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें बहुत कम, आप कह सकते हैं बहुत लो है इसका अमाउंट। फॉरेक्स रिजर्व लो कहने का मीनिंग हुआ कि कोई बाहर से आप तभी समय खरीद पाएगा जब आपके पास डॉलर रहेगा। अगर आपके पास नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व में अगर कम रहता तो उस कंट्री का जो करेंसी होता है, यानी रुपीज पाकिस्तान के केस में, वो डिप्रिशिएट करेगा, ठीक है। तो जब डिप्रिशिएट करता है तो कोई भी सामान दूसरे कंट्री से मंगाना और महंगा होगा, ठीक है। क्योंकि मान लो $1 में अगर 100 रुपया है, अब $1 के बदले अगर एक्सचेंज रेट 110 हो गया, तो आप अब यहाँ के जो कंज्यूमर है उनके हिसाब से समझिए कि बाहर से कंट्री से आएगा तो उसको महंगा पड़ेगा। तो अगर कोई कंट्री डिप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट करना आसान होता है, आयात करना और महंगा होता है। तो पाकिस्तान तो वो कंट्री है जो दूसरे कंट्री से आयात करता है। पाकिस्तान में तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग उस तरीके से है नहीं, पाकिस्तान में तो अलग ही चीज मैन्युफैक्चर होता है, मैंने क्या एक्सपोर्ट करेगा। तो ये यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है। जब उसके कारण फिर महंगाई बढ़ेगा, महंगाई जब बढ़ेगा तो लोग के पास सेविंग नहीं होगा, सेविंग नहीं रहेगा तो बैंक में पैसा नहीं रहेगा, तो बैंक में पैसा नहीं है तो कैपिटल नहीं है, तो उसके कारण किसी तरीके का बिजनेस ग्रोथ नहीं है।
तो ये पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है। तो जब पैसा ही नहीं रहेगा, जीडीपी नहीं रहेगा, बजट नहीं रहेगा, तो आप किस तरीके से जो है एजुकेशन में या किसी तरीके का आप डिफेंस में कितना खर्च कर पाइएगा। तो ये भारत के सामने, भारत वही है दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग आपका इकोनॉमी है। इंडिया इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का नाम है। तो भारत एक तरीके से जहां डेवलपमेंट के साइड चला है, पाकिस्तान एक तरीके से आप कह सकते हैं वहां डेवलपमेंट का आप कुछ चर्चा भी नहीं है। तो ये है। दूसरा, आप हम लोग थोड़ा सा कश्मीर वाले इशू को भी इसको समझ लें। देखिए, कश्मीर में 3 कंट्री इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। इसका अगर कहानी, अगर उसको आप उसको ऐसे समझे, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय 2 तरीके का सिस्टम था ब्रिटिश का जब रूल था। एक होता था प्रोविंसेस, ठीक है, और एक था आपका प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जो थे, यानी उसको कह सकते हैं राजवाड़ा। जो प्रोविंसेस थे उसमें ये हुआ कि जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया था वो इंडिया में चला गया, और मुस्लिम डोमिनेटेड जो है आपका पाकिस्तान में चला गया। जैसे कि आप कह सकते हैं बंगाल साइड का, पंजाब साइड का, जिसको जो है ईस्टर्न पाकिस्तान उसमें बना, जो बाद में 1971 में जाकर बांग्लादेश बनता है, और वेस्टर्न पाकिस्तान जो अभी वर्तमान का पाकिस्तान है। अब उसी तरीके से, तो ये तो प्रोविंस का क्लियर था। राजवाड़ा के साथ ये इशू था कि उनको यह दिया गया था 1947 का जो एक्ट बना था कि आप जिसके साथ इच्छा है आप रह सकते हैं। तो लगभग 550 से ऊपर जो है राजवाड़े थे। सारे राजवाड़े इंडिया में मिल गए 3 को छोड़कर। 3 में एक थे जूनागढ़, एक था हैदराबाद और एक था आपका कश्मीर। तो जूनागढ़ में रिफरेंडम हुआ कि वहां के लोग ने खुद वोटिंग करके कर दिया कि हमको इंडिया के साथ मिलना, तो इंडिया में मिल गया। उसी तरीके से हैदराबाद बीच में वो अलग देश बनाना चाह रहा था, वहां पर सरदार भाई पटेल के नेतृत्व में मिलिट्री एक्शन के थ्रू उसको इंडिया में मिलाया गया था। कश्मीर का इशू क्या था कि यहाँ का जो लोग थे वो ज्यादा पॉपुलेशन में थे मुस्लिम, और राजा था हिंदू। तो जो हरि सिंह थे उनको कांग्रेस से आप कह सकते हैं डिफरेंसेस था ओपिनियन का, इसके कारण वो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। और वो अगर पाकिस्तान में शामिल होते तो क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक था तो उनको पता था कि हमारा कंट्रोल चला जाएगा। तो वो एक मिनी स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, आप कह सकते हैं स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे कि वो आजाद रहे और वहां वैली में मेरा अकेला से आप जो है स्वतंत्र राज चले। बहुत प्रेशर जब पड़ा तो उन्होंने एक डील किया, उसको बोलते हैं स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, ठीक है। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट वो होता है कि हम अपना बॉर्डर ओपन रखेंगे, आयात निर्यात होगा, लेकिन हम आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ, दोनों के साथ ये वहां के जो राजा थे हरि सिंह, उनका सिग्नेचर होता है। लेकिन इंडिया ने तो इसको फुल्ली अपनाया, यानी फुल फॉलो किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, वहां पे अपना आर्मी इनडायरेक्टली भेज दिया। जब इस बात की जानकारी जो है हरि सिंह को होता है तो वो दौड़े दौड़े जो है इंडिया के पास आते हैं। तो उस समय इंडिया के द्वारा यह बोला गया कि आप पहले साइन करके दीजिए कि आप इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, तभी तो हम अपना फोर्स भेजेंगे। तो वो साइन होने में थोड़ा सा विलंब हुआ, और जब साइन हुआ तो जैसे ही इंडिया का आर्मी एयरफोर्स जब तक गया तब तक कुछ एरिया को पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। हालांकि कुछ एरिया को, जैसे कारगिल, द्रास, ये सब रीजन को इंडियन फोर्सेस ने रिकवर किया, लेकिन स्पेशली जो उत्तरी कश्मीर कह सकते हैं वो हिस्सा पर पाकिस्तान उस समय तक ऑक्यूपाई रह गया। इसी बीच में मैटर यूएन में चला गया, और उस समय जो जहां पर था वहीं पर वो आप कह सकते हैं सेना रह गया। तो क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी कुछ समय तक कंट्रोल कर रहा था कश्मीर के उस हिस्से को, उसी को कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला जिसको आप रीजन देख रहे हैं। तो पाकिस्तान किस तरीके से इनके, ये हम लोग देख लिए। और यहाँ पर जो बॉर्डर कंट्रोल करता है इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1962 में कुछ जो अक्साई चीन का एरिया है वो चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया, और यहाँ पर जो लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। कुछ सियाचिन ग्लेशियर वगैरह इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक है। ये एक रीजन आप देखते होंगे, ये सक्सम वैली का रीजन है, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था, जिसको पाकिस्तान ने हल्दा उसको देने का अधिकार तो नहीं है क्योंकि वो तो भारत का हिस्सा था, लेकिन आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली उनके द्वारा जो है ये कर दिया गया है कंट्रोल, और वर्तमान में उस पर चाइना का कंट्रोल है। तो ये 3 कंट्री यहाँ पर इस कश्मीर वाले रीजन में आपका शामिल है। तो हिस्ट्री किस तरीके से, ये हम लोग चर्चा कर लिए।
अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान अगर ये स्थिति था तो उस समय फिर आतंकवाद कहां से इसमें बीच में है, ये आपको समझना है। देखिए हुआ ये था कि जो आपका जूनागढ़ था, जूनागढ़ में देखिए जो हिंदू पॉपुलेशन था और मुस्लिम रूलर थे, तो वहां पर रिफरेंडम हो गया। तो उसी तरीके से उस समय पाकिस्तान के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जब जूनागढ़ में रिफरेंडम हुआ तो यहाँ भी रिफरेंडम से निर्णय होना चाहिए, लेकिन तब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया था। उसी को आप कह सकते हैं एक आधार बना के वहां पर पाकिस्तानी आर्मी इन किया था। अब ऐसे में जब यूएन में मैटर गया तो रिफरेंडम तो कभी नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया का स्टैंड था क्योंकि आप अगर रिफरेंडम कराना है तो पहले आप मिलिट्री का वापस कराइए, ओरिजिनल पोजीशन हो। तो ना कश्मीर की सेना कभी छोड़ के वापस गई। बाद में इंडिया का यह भी हो गया कि पॉपुलेशन बहुत चेंज हो गया, बहुत सारा डेमोग्राफी चेंज हो गया कि बहुत सारे फिर लोग दूसरे जगह से आके बैठ गए, तो वहां का जो ओरिजिनल डेमोग्राफिक था तो वहां उसको चेंज हो गया, तो इसलिए वहां पर रिफरेंडम का कोई मीनिंग नहीं है। और आजादी के बाद से जब 4 हो गया है युद्ध, आपका 47 में हुआ, 48 वाला जो बार है, फिर 65 में हुआ, जब 62 में चाइना के साथ इंडिया का स्ट्रगल हुआ, उसमें जो है भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो पाकिस्तान को यह लगा कि इंडियन फोर्सेस कमजोर है, अभी इसमें हम अटैक करके इसको अपने में शामिल कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को भारी हार का सामना करना पड़ा था। और उस समय जो है इंडिया विनिंग पोजीशन में था, लेकिन जो समझौता हुआ ताशकंद समझौता, उसमें जो मध्यस्थता था यूएस और यूएसएसआर उस समय कर रहे थे, तो जो जहां फोर्सेस थे वहीं पर वापस चले गए। ऑल्दो इंडिया में इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी बाद में कुछ हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद 1971 में क्या हुआ कि वहां तो पाकिस्तान ही एक तरीके से आपका टूट गया, बांग्लादेश नया कंट्री के रूप में वहां पर उदय हुआ। 1971 में जो पाकिस्तान की सेना थी वो सरेंडर किया लगभग 90,000 फोर्स के साथ। उस समय जो समझौता हुआ उस समय यह उसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट में यह डिसीजन लिया गया था कि अब से आगे जो हम लोग सुलझाएंगे कश्मीर मुद्दे को, इसमें हम लोग किसी थर्ड कंट्री को या किसी अन्य एसोसिएशन को, अन्य ऑर्गेनाइजेशन को शामिल नहीं करेंगे। यही तब से भारत का स्टैंड रहा है, ठीक है। इसके अगर आगे बढ़ते हैं तो 1994 में भारत के संसद ने, भारत के पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास किया कि पीओके भारत का हिस्सा है, यानी उसको पार्लियामेंट का आप कह सकते हैं कि उस पर अप्रूवल है। तो भारत इस आधार से उसका कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह सकते हैं कि अधिकार जताता है भारत पीओके पे, ठीक है। 99 में फिर से युद्ध होता है कारगिल युद्ध को लेकर, फिर ऑपरेशन विजय के तहत जो है जीत होता है, लेकिन स्थिति वही रह जाती है जहां पूर्व की सेना थी, उसी आप कह सकते हैं पोजीशन रीस्टोर हो गया। ये हो गया आपका स्थिति। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट क्या होता है कि 1998 में दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बनते, दोनों के द्वारा न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्टिंग कर लिया जाता। तब से पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ का यूज करते रहा, यानी आतंकवादी को भेजना और यह दिखाना कि अगर सामने की फोर्स इंडिया का फोर्स आएगा तो हम न्यूक्लियर जो है उस चीज को यूज करेंगे, न्यूक्लियर मिसाइल, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल इतना डिवास्टेटिंग होता है, इतना विनाशकारी होता है कि कुछ समय तक सामने वाला कंट्री सोचे कि उसके कंट्री में ना आप कह सकते हैं कि इंटर करे। लेकिन यह मिथ टूट गया जब उरी अटैक के बाद, पुलवामा अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक किया, और अभी जो रिसेंटली जो पहलगाम में हुआ उसके बाद तो पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को जो है डिस्ट्रॉय किया गया, और इसको सैटेलाइट के माध्यम से प्रूव भी किया गया, उनको फोटो भी दिखाया गया। देखिए आप यहां देख सकते हैं, जब वहां आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय किया गया तो हर बार की तरीके पाकिस्तान की सेना ने फिर से रेस्पॉन्ड किया, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ यहाँ पर फिर इंडियन जो फोर्सेस थे वहां के बहुत सारे एयरबेस, हैंगर, बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन्स, इसको डिस्ट्रॉय किया और अपना जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है इसको स्थापित किया। यानी जब रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद जो आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें इंडिया जो है आप कह सकते हैं बहुत सारे उनका एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारा ड्रोन्स डिस्ट्रॉय किया। अब यही स्थिति के बीच दो पक्ष है कि जब ऐसे स्थिति में सीज फायर हुआ तो भारत ने क्या सीज फायर करके सही किया या पीओके को अपने कब्जे में ले लेना था, ये है। अब दोनों के पक्ष
और दोनों के आप कह सकते हैं अपोजिट में पॉइंट्स है, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किस तरीके से पक्ष में क्या बातें कही जाती है और क्या। तो हम लोग संक्षेप में यह देखेंगे किस तरीके से 47 में युद्ध हुआ और 48 में जो था किस तरीके से एलओसी का निर्माण हुआ, यूएन का इंटरवेंशन हुआ। आपको यह भी जान के यह लगेगा कि जो लाइन एलओसी है इसको देखने के लिए यूएन के निगरानी में यूएन डीपी करके ऑब्जर्वर होते थे जो इसको देखते थे कि कोई कंट्री इसका वायलेट तो नहीं कर रहा। लेकिन 1971 के बाद इंडिया ने कभी इस यूएन के द्वारा जो डिजिग्नेटेड जो मिलिट्री ऑब्जर्वर होते हैं उनको कोई ज्यादा वेट नहीं दिया गया, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में यह कमिटमेंट किया गया कि हम लोग अब इसको मैटर को खुद से देखेंगे, यूएन की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके जानकारी के लिए सिर्फ हम इसको चर्चा कर लिए। उसी तरीके से 65 के बारे में ताशकंद समझौता हुआ, 71 में बांग्लादेश उदय हुआ, 99 में ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है कारगिल को हम लोग जीते। ठीक है, अब रिसेंटली देखिए हुआ क्या है एक्चुअली में जो आपको समझना है। पाकिस्तान ये टेरर का यूज क्या करता है, सबसे पहले आपको यह भी आपको जरूरी है समझना। पाकिस्तान को यह भली भांति पता है कि हम कन्वेंशनल वारफेयर में हम किसी भी इंडिया के साथ जीत नहीं सकते, क्योंकि वहां की आर्मी, वहां का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से हम सामना नहीं कर सकते। तो जब आप किसी से सामना नहीं कर सकते हैं तो आप तीसरे तरीके का सहारा लेते हैं। तो पाकिस्तान ने दो नीति अपना, एक उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वारफेयर और दूसरा जो है ब्लीडिंग थ्रू थाउजेंड कट्स, यानी कि हम छोटा छोटा अटैक करते रहेंगे, कभी टेररिस्ट ग्रुप भेज देंगे अपने नहीं जाके, क्योंकि सेना तो नहीं लड़ सकती, वो नहीं टिक पाएगा। तो ये इसीलिए उस वहां पर क्या हुआ है कि आतंकवाद का उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर, यानी वहां आतंकवादी एसोसिएशन होना अलग बात है, और जहां पर राज्य यानी कोई कंट्री अगर प्रमोट कर रहा है तो वो बहुत आप कह सकते हैं बहुत खतरनाक है, बहुत डिवास्टेटिंग है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। भारत ने इस जो अभी जो आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें इसको पुनः जो है आप कह सकते हैं कि इसको दिखाया, टेरर कैंप को दिखाया कि किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और किस तरीके से जब वहां टेररिस्ट का आप सोचिए कि जब वहां कब्रिस्तान के लिए जब निकल रहा तो वहां के बड़े बड़े लीडर आए, वहां पर जो है उसको राजकीय जो है सम्मान दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर तक दिया गया। तो आप किसी आतंकवादी को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, इसका मीनिंग है कि आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे पाकिस्तान का जो ये पॉलिसी है स्टेट स्पॉन्सर को, इंडिया ने ओपनली इसको एक्सपोज किया। पूर्व में भी जो है ये वो पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है जब अमेरिकन फोर्सेस ने घुस के वहां पर ओसामा बिन लादेन को जो है अलकायदा के जो चीफ थे उनको किल किया था। फोटो वायरल होता है कि जो है हाफिज सईद जो 2008 में जो आपका जो अटैक हुआ, मुंबई अटैक जो हुआ, उसके जो मेन कल्प्रिट है वो वहां पर ओपनली घूमते हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट में जो इंडियन स्ट्राइक किया उसमें जो अमेरिकन डिजिग्नेटेड जो वहां के रिपोर्टर थे डेनियल पर, उनको जो मारने वाला टेररिस्ट है उसको अभी इसमें मारा गया है। तो भारत ने यह प्रूव किया, पूर्व में भी प्रूव हुआ था कि ये पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, ये महत्व है। और ये भी दिखाया कि किस तरीके से वहां जो फंडिंग हो रहा है वो टेरर फंडिंग में जा रहा है। तो भारत ये सब तो इसका फायदा हुआ। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को क्या दिक्कत हो रहा था, देखिए वहां का अगर आप शुरू से देखिएगा पाकिस्तान में हुआ क्या है कि जब से देश वो आजाद हुआ है तब से वहां पर एक भी प्रधानमंत्री, एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, क्योंकि वहां पर सेना ही कंट्रोल करती है। ठीक है, और सेना ही वहां रियल बॉस है। अब हुआ क्या है, इधर जो जम्मू कश्मीर ही वो उनको आप कह सकते हैं वो पॉइंट है जहां पर कि सेना अपना लेजिटिमेसी अपना प्रूव करते रहा। अब जब से धारा 370 हटा, 35A को समाप्त किया गया, धारा 370 हटने से यह हुआ कि भारत में का जो संविधान है कश्मीर में भी लागू होगा और वही नियम रहेंगे जो देश के अन्य हिस्से में। 35A से जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि सिर्फ कश्मीर के लोग ही वहां व्यवसाय या जो है वहां जमीन खरीद सकते, वो खत्म हुआ। तो बाहर के लोग जाने लगे, बहुत तरीके का मूवमेंट अला हुआ, वहां फ्री इलेक्शन भी कंडक्ट कराया गया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, और स्पेशली टूरिज्म एक्टिविटी बहुत वहां तेजी से ग्रो हो रहा था।
अब जब टूरिज्म डेवलप होगा तो लोगों को वहां आर्थिक स्थिति बढ़िया होने लगी, आर्थिक स्थिति बढ़िया होने लगी तो लोग का पूरा सेंस चेंज होने लगा, लोग अपने बच्चे को शिक्षा के तरफ भेजने लगे। आर्थिक स्थिति, आपको पता है कि आतंकवाद उन लोगों को बहुत आसानी से अट्रैक्ट करता है जहां गरीबी है, बेरोजगारी है। तो ये जो वहां के सेना में जो लोग हैं उनके लिए आप कह सकते हैं कि खतरे की घंटी बजी कि अगर कश्मीर इतना पोरस होने लगेगा तब तो फिर रेडिकल आइडियोलॉजी वहां चलेगा नहीं, तो फिर तो मेरा लेजिटिमेसी ही खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ भी लोकतंत्र के जो लोग हैं वही रहेंगे, सेना का महत्व खत्म होगा। तो इसीलिए और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी आर्थिक स्थिति हो गई है उसके कारण पाकिस्तान को किसी भी फोरम पर पूछा नहीं जा रहा था। कश्मीर मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से गायब हो चुका था। तो किसी भी तरीके से आप कहते हैं कि लाइमलाइट में आना, पुनः उठाने की कोशिश करना, इसी के लिए जो है वहां की सेना ने ये एक ऐसा समय का चयन किया जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है विदेशी दौरे पर थे, सऊदी अरब में थे, और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया आए हुए थे, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय तुरंत उसको ये मिल सके, मीडिया आप कह सकते हैं उसको कवरेज मिल सके। और ये एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से जो है ये अटैक किया गया था। साथ ही कुछ दिन पहले ही जो है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस भी दिल्ली तक जम्मू श्रीनगर से उद्घाटन हुआ था, तो यह होने वाला था। तो ये उस स्थिति में जो है ऐसा लगा कि वहां के सेना के हाथ से सब कुछ अब निकलता हुआ चला जाएगा, तो उनके द्वारा ये अटैक किया गया। बाकी आपको डिटेल से पता है कि किस तरीके से वहां के सेना किस काम करती है वहां, क्योंकि वो उसी के आप कह सकते हैं फीडबैक पे वहां कंट्रोल करता है, क्योंकि वो उसको नैरेटिव वहां पर सेट करते हैं। जब युद्ध होगा तो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि हमने इंडिया को जो है डिफीट कर दिया, इंडिया का इतना ड्रोन्स को मार दिया, इतना मिसाइल को जो डिस्ट्रॉय किया, समथिंग, ताकि लोगों का वो सिंपैथी गेन कर सके वहां पे, और वो अपना जो आप कह सकते हैं महत्ता जो है उसको वो दिखाते रहे, और अधिक से अधिक जो बजट का आवंटन है वो डिफेंस के लिए कराते रहे। पाकिस्तान एक ऐसा आर्थिक स्थिति वाला कंट्री भी 16 से 17% अभी भी डिफेंस पर खर्च कर रहा, तो ये आप सोच सकते हैं ये मतलब, तो वो शिक्षा, गरीबी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के जगह अभी भी उसी में वो लगे हुए, तो वो तभी हो पाएगा जब लोगों के मन में डर बैठा दिया जाएगा कि आप नहीं कीजिएगा तो फिर इंडिया पर कब्जा कर लेगा या आपसे कुछ उस तरीके की बात। तो ये वहां के सेना का एक सोचा समझा हुआ एक पॉलिसी के तहत वो चीजें किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये थोड़ा सा देख लें कि पीओ को अगर पक्ष में करने की बात हो तो कौन सा आर्गुमेंट दिया जाता है। तो कहता है कि अगर पीओ को मिला लिया जाता, क्योंकि हमारा संवैधानिक रूप से हमने पास किया कि मेरा हिस्सा है, तो हमारा पुनर्मिलन हो जाता, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसर में जो साइन किया हुआ था वो हमारा उसके अनुसार से मेरा कंट्रोल है, तो वो हो जाता है। दूसरा, अगर उस पर कंट्रोल हो जाता तो हम चाइना को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो सीपैक जो गया है वो उसी गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन से गया, और उसमें हमारा सोवरेनिटी का वायलेशन है, मेरे संप्रभुता का जो है उल्लंघन आप कह सकते वायलेशन है। तो ये सारा चीज हम बेहतर डील कर पाते अगर ये हमारा स्थिति था। और युद्ध में हमने यह दिखाया है कि किस तरीके से वहां के मेजर जो एयरबेस थे उसको डिस्ट्रॉय किया गया, और विनिंग पोजीशन में हम लोग थे। उस स्थिति में सेना थी कि वो जीतने की स्थिति में थी, और पाकिस्तान का जो भी क्योंकि उनका जो भी मिसाइल सब लगभग जो है टर्की और चाइनीज मिसाइल या उनका ड्रोन से जो बुरी तरीके से फेल हुए थे, तो वो एक्सपोज हो गया था वहां का, तो एक बेहतर आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी था। दूसरा है कि जो भारत हमेशा से जो आतंकवाद का शिकार होता रहा, अगर कब्जा हो जाता तो जितना टेरर ग्रुप कैंप वहां पर है हम इजीली उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, तो ये हो जाता। दूसरा जो है, अगर हम हमारा जियो पॉलिटिकल एडवांटेज भी होता कि वो आप देखिए कि वो लोकेशन इतना स्ट्रेटेजिक है कि आपका पूरा मिडिल एशिया से, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से, अफगानिस्तान से, सबसे वो अटैच होता, तो हमको जियो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल एडवांटेज होता। साथ ही वहां जो इतने मिनरल रिसोर्सेस है वो जो है वो भारत को मिलते, उससे भी एडवांटेज होता। लेकिन कुछ निगेटिव बातें भी कही जाती है। कहता है कि अगर आप इस युद्ध को यानी इस जो कॉन्फ्लिक्ट को युद्ध के रूप में जाते तो उसमें हो सकता है कि इसकालेट हो जाता है। दोनों कंट्री क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें से गलगिट जो बल्तिस्तान वाला रीजन है उसमें सीपैक का भी हिस्सा है,
तो चाइना का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर शामिल है, तो चाइना भी शामिल हो सकता था। तो 3 न्यूक्लियर कंट्री जो है अगर युद्ध में जाएंगे तो उसका बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता, तो ये इनके अगेंस्ट में जाता है। दूसरा है कि युद्ध जो है लंबे समय तक अगर होता, एक दिन के युद्ध में लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए जो है नुकसान होता, तो क्या देश लंबे समय तक युद्ध को मतलब या उसके रिसोर्स में जो डैमेज है उसको झेलने के लिए तैयार है, तो वो आपका बहुत नुकसान होता। ठीक है, अब भारत अपना सारा ध्यान जो है आर्थिक विकास की तरफ है। दूसरा, बहुत सारे सिविलियन या जो मिलिट्री फोर्सेस का भी कैजुअलिटी होता है युद्ध में, तो कैजुअलिटी होगा। दूसरा है कि जो इंटरनेशनल स्तर पर है उस पर भी रिएक्शन आपका हो सकता था। अंतरराष्ट्रीय जो है जो देश है या संस्थाएं हैं वो भारत के साथ व्यापार रोक सकता था, सैंक्शन लगा सकता था, तेल के व्यापार आपके, क्योंकि हम लोग भी तेल या एनर्जी पर दूसरे कंट्री पर जो है डिपेंडेंट है, तो इस तरीके का सैंक्शन आपको देखने को मिल सकता था। यह भी संभव है कि इस्लामिक कंट्री जो है पाकिस्तान के साथ, अगर अभी तक तो कोई भी कंट्री पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन हो सकता है कि अगर एस्केलेट होकर वार के रूप में होता तो हो सकता है इस्लामिक कंट्री का रुख चेंज हो सकता है, तो ये कुछ है। दूसरा है कि जो जो गिलगिट बल्तिस्तान यानी पीओके बोला गया है जो रीजन है, देखिए पीओके में 2 हिस्सा, एक है आजाद कश्मीर, एक है गिलगिट बल्तिस्तान, यानी दोनों जो है वहां पर कहता है कि उसका टेरेन बहुत कठिन है, पहाड़ी एरिया है, उस तरीके का एरिया। साथ ही वहां पर भी इंडिया के प्रति भी बहुत पॉजिटिव जो है सेंटीमेंट्स नहीं है, मतलब तो ये जो इनके निगेटिव है उनका आर्गुमेंट ये कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि क्या जो युद्ध विराम का है जो मेन टॉपिक है कि क्या ये जो युद्ध विराम हम लोग किए वो सही था या नहीं था। अगर हम लोग सही की बात में अगर जाएं तो सबसे जो मेजर है कि कोई भी युद्ध का देखिए टारगेट होता है, जैसा कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर किया है कि भारत ने अपना लक्ष्य अचीव किया। भारत का लक्ष्य था कि टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय करना, जो आतंकवादी यहाँ पर आए उसको डिस्ट्रॉय करना, तो उन्होंने 9 को किया। और वहां की सेना ने जब एक तरीके से आप कह सकते हैं मिसाइल या जो है उस तरीके का अटैक किया ड्रोन से, तो भारत ने बहुत ही सटीक, संतुलित और सटीक फोर्स का यूज करते हुए जवाब दिया है, और यह दिखाया है कि किस तरीके से मिलिट्री सुप्रीमेसी है। वहां का बहुत सारा जो लाहौर में जो रडार सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय किया गया, हैंगर डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, वहां का बहुत सारा एयरबेस जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। और उस स्थिति में भारत, लेकिन भारत किसी भी स्थिति में युद्ध तक उसको एस्केलेट नहीं करना चाहता था। साथ ही वह स्थिति था कि भारत ने ये अपने साइड से नहीं रोका, सामने से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यहाँ जो है इंडिया के डीजीएमओ से हॉटलाइन पे बात किया और उनसे अनुरोध हुआ, और वहां पर जो बातें हुए उसके आधार पर ये किया गया। और साथ ही एमईए के द्वारा यह स्पष्ट किया गया इसमें न किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन है, जैसा कि मीडिया में चला कि अमेरिका का इंटरवेंशन है, तो एमईए ने बोला ना, अमेरिका का किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं है। साथ ही यह भी बताया कि अमेरिका के द्वारा यह जो बोला जा रहा है कि यह धमकी दिया गया कि व्यापार नहीं करेंगे, तो ये ऐसा कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई बात कहीं पर भी नहीं हुआ है। साथ ही यह आर्गुमेंट दिया जाता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन था, मानवीय कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हो और हम लोग विकास के दिशा में अधिक बढ़े, तो इस तरीके से भारत शुरू से एक शांति प्रिय देश रहा, हम लोग उसी की दिशा में हम लोग जो है बढ़े हैं। और दूसरा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा तो हम लोग अपने जो रणनीति है उसको पुनः जो है इवेल्युएट कर पाएंगे, ये है। साथ ही हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में यह दिखाए कि हम लोग किस तरीके से मिलिट्री रूप से कॉम्पिटेंट है और कैपेबल है। हमारा जितना भी मिसाइल था, चाहे वो ब्लास्टिक मिसाइल भी है, ब्रह्मोस भी है, सारा हम लोगों के द्वारा टेस्ट हुआ और सारे टारगेट को हम लोग हिट करने में सफल रहे हैं, तो ये हम लोगों का वो स्थिति था। साथ ही अब है कि नेगेटिव में क्यों रोकना युद्ध विराम सही नहीं, तो इसमें एक जो पहला मेजर बात है कि अगर आपके पास इतना अच्छा मौका था, जब पाकिस्तान एक ऐसे आर्थिक कंडीशन से गुजर रहा जहां पैसा एकदम नहीं है, सब्सिडी के लिए पैसा नहीं है, पैसे के लिए उसको वेतन के लिए पैसा नहीं है, और आईएमएफ से लोन लेके कर रहा, तो वो कंट्री आपके साथ तो तुरंत ही 2-3-4 दिन में से सकम करेगा, तो आप उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया है उसको आपके पास एक बेहतर मौका था। युद्ध में उसके आप लगभग एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर चुके थे, तो आपके लिए एक इजी मौका था। ठीक है, दूसरा है कि जो डोमेस्टिक सेंटीमेंट है इंडिया के अंदर, ये जो सेंटीमेंट एक बना हुआ था पब्लिक ओपिनियन में कि इंडिया को पीए को जो है एक तरीके से इस बार हासिल कर लेना चाहिए या कब्जा कर लेना चाहिए, उस तरीके का जो है
साथ ही यह कहा जाता है कि आप पाकिस्तान पर भरोसा किए, पाकिस्तान ने तो युद्ध विराम की घोषणा करने के बाद वायलेशन कर दिया, उसके बाद जो है उनका ड्रोन से देखा गया इंडिया के टेरिटरी में। तो ये कुछ बातें जो है जो उसके आप कह सकते हैं कि जो इस बात को कहते हैं कि सेना को जो है वहां तक नहीं रुकना चाहिए था, उससे आगे जाना चाहिए था, उनका जो है आर्गुमेंट जो है उस तरीके से रहता है। ठीक है, वर्तमान समय में आपको जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर जो है वो लगभग जो इंडिया के कंट्रोल में है, वो आपका 55% लैंड आपका इंडिया के लगभग कंट्रोल में, 70% पॉपुलेशन आपका इंडिया वाले हिस्से में आपका है। ठीक है, ये कहा जाता है कि वहां का सैन्य शक्ति इतना कमजोर है पाकिस्तान का कि जो वहां रिसेंटली 2022 में या 24 में जो उनका जो युद्ध अभ्यास होता है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, हर बार टारगेट को या तो हिट नहीं किया, गलत जगह सिविलियन एरिया में हिट कर गया, उनका एक बार जो मिसाइल टेस्टिंग था, दूसरा बार एयर में ही ब्लास्ट कर गया। तो भारत को जो कहते हैं कि कब्जा कर लेना चाहिए, इसी तो जो सपोर्टर वो कहते हैं उनका के पास तो इतना पुअर जो है इक्विपमेंट है, मिसाइल है, इंडिया को ये यही मौका था कि उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये उनके मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन भारत ने इस चीज को कहा है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप कह सकते हैं कि हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और यह क्लियर इस बार किया गया कि आगे से अगर आतंकवाद का कोई भी घटना होगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वार के रूप में लें। यानी इस बार जैसे हम लोग आतंकवादी घटना के रूप में लिए कि सिर्फ टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किए, तो आगे से अगर किसी प्रकार का टेररिस्ट का अगर घटना होता तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और सीधे हम उस पर जो है उसका जवाब उसी तरीके से देंगे। तो ये इंडिया ने अपने स्टांस को जो है और एग्रेसिव किया ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से हम लोग उसको ये नहीं करेंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको बनाया गया कि इंडिया का नीति जो है अब से यही है। ठीक है, और यह भी क्लियर किया गया कि हम लोग किसी भी के दबाव में नहीं है और आगे में भी किसी की मध्यस्थता हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो हमारा शिमला एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट था वही कमिटमेंट अभी भी मेरा है। साथ ही यह भी किया गया कि अभी सिर्फ हम बॉर्डर पर रोक रहे हैं, हमारा युद्ध रुक रहा है, लेकिन जो अन्य जो हम लोगों के द्वारा स्टेप उठाया गया है, चाहे वो वीजा जो कैंसिलेशन का बात है या वीजा अस्वीकृति की बात है या फिर जो है इंडस वाटर ट्रीटी का जो हम लोग सस्पेंड किए हैं टेम्पोररी, उस पर अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। आप पहले आतंकवाद के खिलाफ कुछ एक्शन लेके दिखाइए, तब हम उस दिशा में कुछ करेंगे। यानी भारत का अप्रोच जो है पहले से एग्रेसिव हुआ है और हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़े हैं। ऐसा जो है भारत सरकार का यानी का जो है स्टैंड रहा है। ठीक है, तो अब कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसका हम अलग वीडियो में भी आप लोगों के साथ बहुत डिटेल से कवर किए हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, एक बहुत अच्छा एक स्ट्रेटजी जो चाइना के द्वारा अपनाया गया वो भारत के द्वारा भी अपनाया। चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में भी वहां भी आपका इसी तरीके का इशू था। ठीक है, तो वहां पर चाइना ने क्या किया कि जो वहां के मदरसा थे वहां पर ही उस तरीके का सेकुलर टीचिंग कराया और जहां भी जिहाद टाइप से कुछ बातें जो भरी जाती है वो रेडिकल जो था उसे वो शुरू से ही किया। यानी ये फोकस रहा कि अगर वो उस तरीके से उसका एजुकेशनल यानी स्टेट कंट्रोल किया, मदरसा को भी वहां स्टेट एजुकेशन कंट्रोल किया। ठीक है, तो उससे वहां बहुत मेजर बेनिफिट मिला है। तो भारत को भी उस दिशा में आप कर सकते हैं, वो करना चाहिए। साथ ही भारत को अपना जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो भी एक बार रीलुक करने का जरूरत है, क्योंकि भारत नो फर्स्ट यूज की जो बात करते रहता है तो उसमें क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट यूज की बात करता है, तो जो ये आतंकवाद का घटना है उसको देखते हुए भारत जो है उसको रीलुक कर सकता है। पूर्व में जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया भी जा चुका है। साथ ही हम लोगों को अपना जो डिफेंस में एक्सपेंडिचर है थोड़ा बढ़ाने का जरूरत है। ऑल्दो हम लोग ठीक ठाक पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना हम लोग खर्च करते हैं, लेकिन जितना गुना मेरा इकोनॉमी का साइज है उतना तुलना में हम अपना डिफेंस पर खर्च नहीं करते। यानी पाकिस्तान छोटा सा कंट्री इतना खर्च करा तो मेरा कहा इंडिया को और मजबूत तो है और मजबूत होना चाहिए। इस तरीके का आर्गुमेंट जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है आपका दिया जाता। साथ ही यह कहा जाता है कि बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर जो एंटी कह सकते हैं गवर्नमेंट जो आपका वॉइसेस है उसको आप पैसे सपोर्ट दे सकते हैं, इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं। वहां का लोग को आप जो है चाहे वो बलूच हो या पश्तून लोग हो उनको आप मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया का डोर ओपन कर सकते हैं या फिर शिक्षा के लिए ओपन कर सकते हैं।
लेकिन ये आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली करना होगा, अन्यथा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी यह कह सकता है कि उस रीजन में आप जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ला रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता ला रहे हैं, इस तरीके का आपको कहा जा सकता है। साथ ही आपको अपना एयर और जो डिफेंस फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस के जो इक्विपमेंट है उसको और मॉडर्नाइज कर ले, और साइबर वारफेयर और जो नैरेटिव वारफेयर है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी पर काम करने की जरूरत है। और रेडिकल थॉट्स जो होते हैं उनको भी काउंटर कर सकते हैं। और इंटरनल विकास जो हमारा कश्मीर है वहां पर विकास का जो हम लोग स्टार्ट किए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही तेजी से और जो है मतलब उसमें और इम्प्रूवमेंट हो, ताकि लोगों को जब शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी, तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में काम नहीं करेगा कि वहां पर टेररिज्म जो है आपका ग्रो करे। साथ ही जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रेशर है वो भी पड़ना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल जो जैसे अभी जो लोन लिया गया तो उस लोन का रिव्यू का इंडिया जो है उसका रिक्वेस्ट कर सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो दिया गया है वो कहाँ खर्च कर रहा है, उसका रिव्यू करे और उसको ग्रे लिस्ट में डालने का ये इंडिया जो है पुश कर सकता है। और आतंकवाद के आप कहते हैं डिफिनेशन के लिए जो है यूएन कन्वेंशन में भारत कोशिश करे, और जो साउथ ग्लोबल साउथ जिसको बोलते हैं उसका लीडरशिप ले, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाए जहां कुछ ना कुछ कंक्रीट डिसीजन हो। तो होता है एक्चुअल में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कंट्री का टेररिस्ट दूसरे कंट्री का नेशनल हीरो हो जाता है। इसके कारण सहमति नहीं बन पा रहा है डिफिनेशन का, या कंक्रीट स्टेप नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि भारत को अवश्य स्थिति बनी है। तो भारत जो है इस चीज का, अभी आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी है, मेजर इकोनॉमी है और ग्रोइंग कंट्री है, तो भारत को इस तरीके का स्टेप जो है आप कह सकते हैं कि लिया जाना चाहिए। और डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को हर चैनल पे जो है उसको आइसोलेट करना चाहिए। भारत को जैसे सार्क जैसा जो रीजनल जो एसोसिएशन है वहां पर है, या बिम्स्टेक है, या अन्य जो एसोसिएशन है वहां पर हमेशा उसको आप कह सकते हैं आइसोलेट करने का कोशिश होना चाहिए। और जो डायलॉग या जब कभी भी डिस्कशन के टेबल पर अगर बैठक होता है तो भारत अपना जो इकोनॉमिक माइट है उसको यूज करे, ठीक है, उसको ताकि जो पाकिस्तान जो है मजबूर हो जाए कि वो जो है टेररिज्म को कम कर सके, ठीक है। तो ये हम लोग जो है डिटेल से हम लोग आज के वीडियो में हम लोग देखे किस प्रकार से क्या डिसीजन जो लिया गया सही था नहीं था, क्यों लिया गया नहीं लिया गया। हम लोग पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, सैन्य स्थिति जो है, इंटरनल जो स्थिति है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखे। भारत का जो आर्थिक स्थिति है वो हम लोग डिटेल से देखे, मिलिट्री जो माइट है उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखे। तो और क्यों डिसीजन नहीं लिया गया ये सारा हम लोग चर्चा किए, और भारत सरकार ने जो स्टैंड क्लियर किया वो भी हम लोग जो है डिटेल से चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत कंप्रिहेंसिवली आपके साथ हम डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो काइंडली आप इसको जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ मिले। और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि पिछले 48 घंटे में आप लोगों के द्वारा बहुत संख्या में सब्सक्राइब लाइक किया गया है। तो आप सभी का शुक्रगुजार हो, और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार स्नेह इसी तरीके से भविष्य में मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।